ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान गुलाम था। अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों सिनेमा एक नया फन था। पर्दे पर जब भी हिंदुस्तान दिखाया जाता तो सिर्फ सांप, महल और नाचती रकासाएं नजर आती। मगरबी दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक अजीब, पुरस्रार और गैर मुहज्जिब तस्वुर था। मगर इन दकियानूसी तस्वुरात के खिलाफ एक शख्स खड़ा हुआ, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में ख्वाब था और दिल में इनकलाब था। हिमांशु रॉय का ख्वाब था कि हिंदुस्तान को दुनिया के सामने एक नए रूप में पेश करे। वो रूप जो असल था, दानिशमंद, हसास, खूबसूरत और तख्लीकी। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फिल्मी सफर शुरू किया जिसकी पहली मंजिल बनी एक इनकलाबी फिल्म। मगर ये सफर महज एक फिल्म तक महदूद न रहा। ये सफर एक ऐसी जगह ले आया जिसने ना सिर्फ फिल्मों का चेहरा बदला बल्कि फिल्मी जुबान ही बदल दी। वो जुबान जिसे हम आज कहते हैं ब्लॉकबस्टर, स्टार, मसाला फिल्म। ये सब महज अल्फाज नहीं थे बल्कि एक नए दौर की शुरुआत के इस्तारे थे। और ये शुरुआत हुई बॉम्बे टॉकीज से, एक ऐसा स्टूडियो जहां ख्वाब फिल्म बनते थे और फिल्में हकीकत। ये वो जगह थी जहां पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपनी असल पहचान पाई। बॉम्बे टॉकीज ने ना सिर्फ 1930 और 1940 की दहाइयों की सबसे बड़ी हिंदी फिल्में बनाई बल्कि अशोक कुमार, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे स्टार्स को भी पैदा किया। आने वाले सालों में जिस तरह से कमर्शियल फिल्मों से हिंदी सिनेमा की शनाख्त बनी, इन फिल्मों के फॉर्मेट, नगमे, ड्रामा, रोमांस और वो तमाम बारीकियां, यानी वो फार्मूले जो आज भी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा हैं, इन सब की बुनियाद भी बॉम्बे टॉकीज में रखी गई थी। इसका एक और खास पहलू है जिसके बारे में कम बात की जाती है, और वो ये है कि 1934 में शुरू होने वाला बॉम्बे टॉकीज मुल्क का पहला कारपोरेट फिल्म स्टूडियो था। ये एक इंतहाई डिसिप्लिन्ड और इंडिपेंडेंट स्टूडियो था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। इस स्टूडियो के बाकायदा शेयर्स जारी किए गए थे। मुनाफा हुआ तो डिविडेंड और बोनस भी दिए गए। ये स्टूडियो स्टॉक एक्सचेंज में भी दर्ज था। तामीर के बाद बॉम्बे टॉकीज हिमांशु रॉय के ख्वाबों की ताबीर था। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि ये हिमांशु रॉय थे कौन। राय एक अमीर बंगाली घराने में पैदा हुए, एक ऐसे खानदान में जो उस वक्त एक निजी थिएटर का मालिक था। ये कहानी दरअसल लंदन से शुरू होती है, क्योंकि कोलकाता से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद हिमांशु रॉय बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे। लेकिन उन्हें वहां थिएटर का शौक पैदा हो गया। उन्होंने ड्रामों में अदाकारी शुरू की और लंदन के मशहूर वेस्ट एंड में भी काम किया। और फिर यहाँ उनकी मुलाकात इंडियन ड्रामा निगार नरिंजन पॉल से हुई। नरिंजन असल में मशहूर आजादी पसंद जंगजू बिपिन चंद्र पॉल के बेटे थे और लंदन में थिएटर की दुनिया में अच्छी शोहरत हासिल कर रहे थे। ऐसे ही एक दफा नरिंजन पॉल ने हिमांशु रॉय को अपने ड्रामे द गॉड्स का हीरो बनाया। इसके बाद सन 1922 में हिमांशु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बैरिस्टर बनने की बजाय एक थिएटर ग्रुप बना लिया जिसे द इंडियन प्लेयर्स का नाम दिया गया, और इसके तहत बरतानिया में मुख्तलिफ मुकामात पर शोज किए गए। हिमांशु रॉय फिल्में बनाना चाहते थे। उस वक्त की यूरोपीय फिल्मों में हिंदुस्तान को कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से एक अजीब दकियानूसी तस्वुर के तौर पर दिखाया जाता था, और इस चीज से बेजार होकर हिमांशु रॉय सिनेमा की एक नई जुबान तैयार करना चाहते थे जो हिंदुस्तानी मुआशरे की हकीकत की अक्कासी करे, जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हो लेकिन उसमें मॉडर्न सिटी का एलिमेंट भी हो, और टेक्निकल लिहाज से वो ऐसी हो कि मार्केट में यूरोपीय फिल्मों का भी मुकाबला कर सके। लिहाजा इसी कश्मकश में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के साथ खामोश फिल्म द लाइट ऑफ एशिया, जिसका हिंदी नाम प्रेम संन्यास था, बनाने का फैसला किया, जो गौतम बुद्ध की कहानी पर मबनी थी। और इस फिल्म का स्क्रिप्ट नरिंजन पॉल ने लिखा था। 1924 में वो पॉल के साथ जर्मनी के शहर म्यूनिख गए, जहां उन्होंने अमेरिका स्टूडियोज को साथ मिलकर फिल्म बनाने के लिए राजी किया।
फैसला किया गया कि तकनीकी अमला और आलात अमेरिका स्टूडियो से होंगे, जबकि बजट, एक्टर्स और सीन्स के लिए जगहों का इंतजाम हिमांशु रॉय को करना होगा। सब तय होने के बाद हिमांशु और नरिंजन ने चंद महीनों में बंबई से रकम इकट्ठी की। हिमांशु रॉय ने फिल्म में खुद गौतम बुद्ध का रोल किया और जर्मन फिल्मसाज फ्रांज ऑस्टेन के साथ मिलकर इस फिल्म की डायरेक्शन भी की। 1925 में रिलीज होने वाली द लाइट ऑफ एशिया बैनुल अक़वामी सतह पर रिलीज होने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इस फिल्म ने गौतम बुद्ध की कहानी को पहली बार वेस्टर्न ऑडियंस तक पहुंचाया। इसके बाद रॉय ने जर्मनी के मशहूर UFA स्टूडियोज के साथ मिलकर फिल्म शेराज बनाई, जो कि ताज महल पर मबनी एक मोहब्बत की कहानी थी। इसके साथ उन्होंने फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस बनाई और ये फिल्म मारूफ रज़मिया महाभारत के एक वाकया पर मबनी थी। इन तीनों फिल्मों की डायरेक्शन जर्मन डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टेन ने की थी और सब फिल्मों में हीरो हिमांशु रॉय ही थे। इन फिल्मों की ज्यादातर आउटडोर शूटिंग इंडिया में हुई। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि शूटिंग के लिए जगह रॉय की जिम्मेदारी थी, लिहाजा इस सिलसिले में रॉय की दरखास्त पर हिंदुस्तान के बहुत से बादशाहों ने अपने महलात, किले, हाथी, घोड़े उनको सौंप दिए और यहाँ तक कि शूटिंग के लिए लोगों का इंतजाम भी करके दिया। जिस रोल के लिए उन्हें करैक्टर चाहिए होता था, वो असल जिंदगी में वो काम करने वाले को उस करैक्टर के लिए हायर कर लेते थे। पादरियों और भिखारियों के किरदार ऐसे लोगों ने अदा किए जिन्होंने हकीकी जिंदगी में भी यही काम किया। फ्रांज ऑस्टन लिखते हैं कि अगले दिन मुझे फिल्म में एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मर जाए। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऐसे आदमी को लेकर आए जो मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन उस शख्स ने खुद कहा कि वो हर हाल में कल तक मर जाएगा और फिर शूटिंग बिल्कुल असल लगेगी। और वो शख्स इस सीन की शूटिंग के 2 दिन बाद मर गया। शूटिंग के बाद फिल्मों के नेगेटिव को प्रोसेसिंग और एडिटिंग के लिए जर्मनी ले जाया गया। गैर मुल्की नुक्ता नजर से हिंदुस्तानी सकाफत को दिखाने वाली ये फिल्में बरतानिया और जर्मनी में बहुत हिट हुई, लेकिन हिंदुस्तान में ये फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिससे रॉय को बहुत मायूसी हुई। लेकिन तीसरी फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस की तैयारी के दौरान अहम वाकयात रूनुमा हुए, जिन्होंने रॉय की जिंदगी और करियर का रुख बदल ही दिया। इसी दौरान हिमांशु रॉय की मुलाकात फैब्रिक डिजाइनर दीविका रानी से हुई, जो लंदन के एक आर्ट स्टूडियो में काम कर रही थीं। मगरबी तर्ज में पली बढ़ी दीविका रानी मारूफ अदीब रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो 9 साल की उम्र से ही इंग्लैंड में मुकीम थी, इसलिए वो इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ थी। हिमांशु को बोल्ड, बेबाक और ग्लैमरस दीविका पहली नजर में ही पसंद आ गईं और उन्होंने दीविका को अ थ्रो ऑफ डाइस के सेट पर काम करने के लिए बुलाया। हिमांशु शादीशुदा थे। उन्होंने जर्मन खातून मैरी हेनलेन से शादी की थी, जो एक अदाकारा और डांसर थीं। लेकिन इस फिल्म में काम करते हुए हिमांशु और दीविका में मुहब्बत हो गई और 1929 में इन्होंने शादी कर ली। उस वक्त दीविका हिमांशु से तकरीबन 15 साल छोटी थी और शुरू से ही इंग्लैंड में मुकीम होने की वजह से वो मगरबी तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थीं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस फिल्म की तैयारी के दौरान हिमांशु की जाती जिंदगी के साथ साथ फिल्म की दुनिया में भी एक बड़ा वाकया पेश आया। दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर्स हॉलीवुड में रिलीज कर दी गई। इसके साथ ही बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। इस चीज को भांपते हुए हिमांशु रॉय ने अपनी अगली फिल्म कर्मा को 2 जुबानों हिंदी और अंग्रेजी में बनाने का फैसला किया। रॉय की फिल्मों ने यूरोप में नाम और शोहरत तो हासिल की थी, लेकिन उधर हिंदुस्तान में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी थी। अपनी अगली फिल्म कर्मा के जरिए वो बंबई फिल्म इंडस्ट्री को दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तानी कहानी पर मबनी फिल्म हॉलीवुड के मयार की भी हो सकती है। ग्लैमरस दीविका रानी को कर्मा में हेरोइन के तौर पर कास्ट किया गया। हालांकि दीविका की पहली फिल्म हिमांशु रॉय की बतौर हीरो आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में दोनों ने पड़ोसी रियासतों के हुक्मरानों का किरदार अदा किया, जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक हसीन शहजादी ने जब झुककर अपने महबूब को होंठों से लगाकर मुंह से सांस देकर एक नई जिंदगी देने की कोशिश की, तो जैसे सिनेमा की एक नई तारीख रकम हुई। ये किसिंग सीन 1933 की फिल्म कर्मा में असली जिंदगी में भी एक कपल की हैसियत रखने वाले दीविका रानी और हिमांशु रॉय पर फिल्माया गया। एक लंबे अरसे तक इस किसिंग सीन को बॉलीवुड का तवील तरीन लिप लॉक करार दिया गया। कुछ ने इसे 4 मिनट तवील कहा। साथ ही साथ एक मफरूजा ये भी आम हुआ कि बॉलीवुड के पर्दे पर इस नौयत का ये पहला किसिंग सीन था। फिल्म का ये मंजर सामने आया तो उस वक्त प्रेस ने लिखा कि ये किस 4 मिनट लंबी थी, और यही वो वक्त था जिसके बाद से ही ये सीन और ये कपल इंडिया में अफसानवी हैसियत इख्तियार कर गया।
बाकी फिल्म की बात की जाए तो 63 मिनट की यह फिल्म मोहब्बत की कहानी पर मबनी थी, जिसके डायरेक्टर बरतानवी फिल्म मेकर J.L. फ्रेयरहंट ने दावा किया था कि इस फिल्म में असली शाही महल और ईस्ट की शान शौकत के मनाजिर हैं। यानी इस फिल्म में बरे सगीर से जुड़ी वो तमाम चीजें थीं जो हकीकी जिंदगी में वेस्टर्न लोगों को इसकी जानिब रागिब करती थी, जैसा कि इंडियन शाही रिवायात, शेर का शिकार और सपेरे वगैरह। इस फिल्म के सबसे वायरल किसिंग सीन की बात करें तो ये किस फिल्म के आखिर में दिखाई जाती है, जब कोबरा सांप के काटने से बेहोश हो जाने वाले शहजादे को बचाने के लिए शहजादी अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करती है। इस किस सीन को अक्सर हिंदी फिल्मों का पहला लिप लॉक और हिंदी फिल्मों का सबसे तवील किसिंग सीन कहा जाता है, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और उस दौर की कुछ और फिल्मों में भी किसिंग के सीन्स थे। इस फिल्म की प्रोडक्शन काफी गैर मामूली रही थी। कर्मा की ज्यादातर शूटिंग हिंदुस्तान में हुई, लेकिन इसे मुकम्मल होने में 2 साल से ज्यादा का अरसा लग गया। इसकी वजह फिल्म मेकिंग के दौरान पैदा होने वाला ग्रेट डिप्रेशन था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस अपने उरूज पर थे। इन्हीं हालात से जूझते जूझते आखिरकार मई 1933 में अंग्रेजी फिल्म कर्मा का लंदन में प्रीमियर हुआ। फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन देविका रानी की खूबसूरती और उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बहुत सराहा गया। कर्मा का प्रीमियर लंदन के मार्बल आर्क थिएटर में हुआ, जहां बरतानवी आला तबके से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। ये अफवाहें भी थीं कि बादशाह जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी भी फिल्म के प्रीमियर में शरीक होंगे। उनका कहना है इस फिल्म में इंग्लिश के अलावा देविका रानी के हुस्न और लहजे ने फैंस को बहुत मुतासिर किया। एक अखबार ने लिखा कि उनसे ज्यादा हसीन औरत को तलाश करना मुश्किल होगा, जबकि एक और अखबार में उनकी अदाओं के कसीदे लिखे गए। इस फिल्म ने देविका रानी को इंडिया की वाहिद इंटरनेशनली फेमस स्टार बना दिया, जिनका दीदार मशहूर हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा ने भी किया। सब कुछ ठीक रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन तभी एक और नया चैलेंज हिमांशु के सामने आ गया। फिल्म की रिलीज के साल ही नाजी पार्टी के इक्तदार में आने के बाद हिमांशु रॉय का जर्मनी में बनाया गया फिल्मी नेटवर्क शदीद मुतासिर हुआ। इस धचके के बाद हिमांशु ने फैसला किया कि बैनुल अक़वामी फिल्म प्रोडक्शन की बजाय अब वो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक फिल्म मार्केट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। लिहाजा 1933 के आखिर में हिमांशु रॉय और देविका रानी हिंदुस्तान वापिस आ गए। वो अपने साथ फिल्म कर्मा का हिंदी वर्जन भी लेकर आए थे, और जब कर्मा 27 जनवरी 1934 को बंबई में रिलीज हुई तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उन दिनों इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में भी तब तक पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी और कोलकाता की न्यू थिएटर कंपनी के स्टूडियोज काम शुरू कर चुके थे, लेकिन अपनी कंपनी को लेकर रॉय का ख्वाब था कि बंबई में हॉलीवुड जैसा बड़ा स्टूडियो बनाया जाए, जो अपनी खुसूसियात की बिना पर फिल्म इंडस्ट्री का सेंट्रल हब कहलाए जाने के लायक हो। उन दिनों फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि फिल्मों के लिए फंडिंग इकट्ठी करना तब एक नामुमकिन टास्क था। लिहाजा इस सूरत हाल में ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट पर बतौर लोन लिया गया। उस दौर में लोन देने वालों की भी सख्त शराइत थी, क्योंकि तब मार्केट के लोग, या यूं कहें कि इन्वेस्टर्स, फिल्म के कारोबार को भी नहीं समझते थे। इस लामानी सी सूरत हाल में रॉय का ख्याल था कि फिल्म प्रोडक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल शेप दी जानी चाहिए। उन्होंने इस चीज पर भी गौर किया कि फिल्म के फंड्स इकट्ठा करने के लिए ज्यादा सिक्योर और ऑथेंटिक तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि हिमांशु फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रोडक्टिव बिजनेस के तौर पर मुआशरे में एक बाइज्जत स्टेटस दिलवाना चाहते थे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हिमांशु ने पहला कदम उठाया और भरपूर जज्बे से स्टूडियो के लिए जमीन की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी तलाश बंबई के नवाह मलाड में खत्म हुई। बंबई के बड़े ताजिर राज नारायण दुबे ने इस जगह पर इन्वेस्टमेंट की। इसी जगह साउंड प्रूफ शूटिंग फ्लोर, एडिटिंग रूम्स और प्रीव्यू थिएटर वाला एक जदीद स्टूडियो बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था दी बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड। स्टूडियो के इन्वेस्टर नरिंजन पॉल भी बानी टीम का एक अहम हिस्सा थे। मुल्क के जदीद तरीन फिल्मी स्टूडियो की तामीर के ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे टॉकीज ने जर्मनी से जदीद आलात खरीदे और जर्मन और बरतानवी प्रोफेशनल स्टाफ को स्टूडियो में भर्ती किया, जिनमें सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग, आर्ट डायरेक्टर कॉर्ल वॉन सिप्रिटी और डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टिन भी शामिल थे। हॉलीवुड की तर्ज पर हिमांशु और देविका प्रोडक्शन के कामों पर तवज्जो देते थे, जबकि फाइनेंस और बिजनेस की देखभाल के लिए एक अलग टीम थी, जिसकी जिम्मेदारी राज नारायण दुबे पर थी।
इसके अलावा कास्ट के हवाले से ये तय हुआ था कि देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में हीरोइन होंगी, लेकिन पहली ही फिल्म में एक स्कैंडल सामने आ गया, क्योंकि बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा एक मर्डर मिस्ट्री थी। फिल्म के हीरो को हिमांशु रॉय ने खुद मुंतखब किया था। वो इंतहाई खूबसूरत नजमुल हसन थे। कहते हैं कि हसन एक लंबा और पुरकशिश नौजवान था और उसका ताल्लुक लखनऊ के नवाब खानदान से था। बॉम्बे टॉकीज ने इसे साइन करते हुए उनसे बैक वक्त कई फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इधर हिमांशु रॉय स्टूडियो कायम करने के शौक की वजह से हर वक्त काम में मसरूफ रहने लगे। इस दौरान स्टूडियो में अफवाह फैल गई कि नजमुल हसन का उनकी नौजवान बीवी देविका के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि नरिंजन पॉल ने इल्जाम लगाया कि देविका फिल्म जवानी की हवा की शूटिंग के दौरान अपने साथी अदाकार के करीब आ गई थी। जवानी की हवा 1935 में रिलीज हुई और देविका और नजम की जोड़ी हिट रही। और आपको दिलचस्प बात बताते चलें कि मेन कास्ट में इस जोड़ी के साथ अगली फिल्म जीवन नया की शूटिंग भी शुरू की गई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान अचानक देविका और नजम गायब हो गए। इन दोनों का स्कैंडल उस वक्त सबके सामने आ गया जब ये इंकिशाफ हुआ कि देविका नजमुल हसन के साथ कोलकाता में हैं। बिलाखिर दोनों कोलकाता के ग्रैंड होटल से मिले। देविका चूंकि स्टूडियो की बड़ी हीरोइन थी, इस बात को समझते हुए रॉय के करीबी साथी शशेंद्र मुखर्जी ने किसी तरह देविका को राजी किया और उसे वापस बंबई ले आए। लेकिन अब रॉय और देविका का रिश्ता ये सब हो जाने के बाद पहले जैसा नहीं रहा था। सबसे पहले तो नजमुल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और उनके साथ बनी फिल्म की तमाम रीलें तबाह कर दी गईं और फिर जीवन नया के लिए नए हीरो की तलाश शुरू की गई। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज के लैब टेक्नीशियन हिमांशु की नजर में आ गए और इस तरह वो टेक्नीशियन जिसका नाम कमदलाल कंजीलाल गंगोली था, उसकी तो किस्मत ने जैसे अचानक से करवट ही ले ली, क्योंकि हिमांशु रॉय ने अपनी फिल्म के लिए अब उन्हें हीरो बनाने का फैसला किया। कमदलाल कंजीलाल गंगोली का फिल्मी नाम अशोक कुमार रखा गया। जी हाँ, वही अशोक कुमार जो आज बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है और वो इसी नाम से मशहूर हुए। उस वक्त शायद हिमांशु भांप गए थे कि यह फैसला कितना दुरुस्त साबित होगा, जिसका अंदाजा आने वाले बरसों में दुनिया को भी हुआ जब अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के पहले स्टार बन गए। और फिर इस तरह अशोक कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई जो कि 1936 में आई, जिसका नाम था जीवन नया। ये फिल्म तो नहीं चल पाई, लेकिन उनकी इससे अगली फिल्म अछूत कन्या ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। एक दलित लड़की और एक ब्राह्मण लड़के की अलमनाक मोहब्बत की कहानी ने अशोक कुमार को इंडस्ट्री में एक हीरो के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद भी देविका अशोक की जोड़ी ने एक साथ कई फिल्में की, लेकिन अछूत कन्या इनकी सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है। उस दौर में मार्केट के हिसाब को देखते हुए बॉम्बे टॉकीज ने हर साल तकरीबन 3 फिल्में बनाने का मंसूबा बनाया था और फिर इस पर अमल करते हुए तकरीबन 400 अफराद के अमले और बेहतरीन तकनीकी आलात के साथ वो साल बा साल हिट फिल्में बनाते रहे। दीगर मुकामी हिंदुस्तानी स्टूडियोज के मुकाबले में उनकी फिल्में टेक्निकली बहुत बेहतर थीं और उनमें एक खास चमक थी जो हॉलीवुड के MGM स्टूडियोज की फिल्मों की याद ताजा करती थी। बॉम्बे टॉकीज ने देविका रानी को हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ग्रीटा गार्बो की तरह स्क्रीन पर पेश किया था, लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहते। आपको बताते चलें कि 1939 में बॉम्बे टॉकीज को अचानक एक झटका लगा, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर के आगाज के बाद बरतानवी हुकूमत ने जर्मन टेक्निकी एक्सपर्ट्स के साथ साथ जोसेफ वेरशिंग और फ्रेड ऑस्टन को भी तलब कर लिया, जिन्होंने स्टूडियो के लिए 16 फिल्मों की डायरेक्शन की थी। अंग्रेजों ने बहुत से जर्मन अमले को गिरफ्तार करके कैंप में कैद कर दिया, जिनकी कमी की वजह से स्टूडियो का टेक्निकल स्टैंडर्ड बुरी तरह नीचे आ गिरा। इस सूरत हाल का हिमांशु पर भी बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि नई टीम बनाने और मुसलसल फिल्में बनाने के दबाव की वजह से हिमांशु रॉय का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी ताब ना लाते हुए हिमांशु रॉय 16 मई 1940 को सिर्फ 48 साल की उम्र में वफात पा गए। अचानक हिमांशु की मौत ने देविका रानी को हिला कर रख दिया, लेकिन उन्हें स्टूडियो को भी संभालना था। बॉम्बे टॉकीज की कमान अब इंडियन सिनेमा की पहली खातून देविका रानी को दी गई थी। उस दौर के हिंदुस्तान में एक औरत के लिए फिल्म स्टूडियो चलाना एक जुर्रतमंदाना आगाज था, लेकिन हिमांशु रॉय के बाद स्टूडियो में 2 धड़े बन गए और इक्तदार की कशमकश शुरू हो गई। देविका ने अपनी पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला किया और बसंत और किस्मत जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। देविका के दौर में ही बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी हिट और हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत बनी थी। ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल से ज्यादा चली।
इस फिल्म ने बॉलीवुड में कई नए ट्रेंड्स मुतारिफ किए। पहली बार किसी हिंदी फिल्म में लीड रोल पर अशोक कुमार को चोर और एंटी हीरो के तौर पर दिखाया गया था। इसके साथ किस्मत उन पहली फिल्मों में से एक थी जिसमें बिछड़ने और मिलने की कहानी थी। इसमें हीरो बचपन में अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है और आखिरकार उनसे मिल जाता है। इसके बाद कई दिहाइयों तक हिंदी फिल्मों में इस फार्मूले को अपनाया गया। फिल्म का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे थे जो लोगों को आज तक याद हैं। इसी साल देविका रानी ने अपनी आखिरी फिल्म हमारी बात में काम किया। उस वक्त राज कपूर एक उभरते हुए अदाकार थे, लिहाजा अदाकार राज कपूर ने भी इसमें एक छोटा सा किरदार अदा किया। बॉम्बे टॉकीज ने न सिर्फ बॉलीवुड को अशोक कुमार दिया, बल्कि स्टूडियो की सरबराह के तौर पर देविका रानी ने भी हिंदी सिनेमा को दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे बेमिसाल स्टार्स दिए। लेकिन दूसरी जानिब बॉम्बे टॉकीज के मसाइल की बात करें तो वो अभी तक बढ़ रहे थे। अशोक कुमार ने ज्ञान मुखर्जी और शशेंद्र मुखर्जी के साथ मिलकर कई मामलात पर देविका रानी के खिलाफ बगावत की और फिर उन्होंने देखते ही देखते बॉम्बे टॉकीज छोड़कर फिल्मिस्तान के नाम से एक नया स्टूडियो शुरू किया। देविका उनकी पॉलिटिक्स पर काबू नहीं पा सकी। 1945 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में अपने हिस्से फरोख्त कर दिए और रूसी पेंटर सोवितो स्लावोरोविच से शादी कर ली और इस तरह वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हमेशा के लिए बेंगलोर चली गईं। देविका रानी को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिनेमा एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और उन्होंने 9 मार्च 1994 को बेंगलोर में आखिरी सांस ली। देविका के स्टूडियो छोड़ने के बाद अशोक कुमार और कुछ मुअम्मिर लोग बॉम्बे टॉकीज में वापस आ गए। इसके बाद इत्तेफाक से बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले मजबूर, जिद्दी और महल जैसी कामयाब फिल्में भी बनी। लेकिन हिमांशु और देविका के जाने के बाद फिर भी स्टूडियो अपनी पुरानी शोहरत और शान को दोबारा हासिल न कर सका। लिहाजा इन हालात के पेश नजर 1954 की फिल्म बादबान बॉम्बे टॉकीज की आखिरी फिल्म साबित हुई। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि 2023 में तैयार होने वाली प्राइम वीडियो की कामयाब सीरीज जुबली की कहानी के बहुत से हिस्से बॉम्बे टॉकीज की तारीख से इंस्पायर्ड थे। अपने 20 साल के सफर में बॉम्बे टॉकीज ने 40 फिल्में बनाई और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े स्टार्स दिए। सबसे बढ़कर टेक्निकल नॉलेज है और कहानी सुनाने का फिल्मी अंदाज जो स्टूडियो ने लॉन्च किया, वो आज भी हमारी फिल्मों की बेसिक थीम या यूं कहें कि फिल्मों की रूह का एक अहम हिस्सा है।